Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about chromosomes and DNA. क्रोमोसोम्स को हमने माइटोसिस मियोसिस में भी डिस्कस किया था कि सेल जब इंटरफेज में होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और जिस वक्त सेल एंटर करता है प्रोफेज में तो वो क्रोमैटिन नेटवर्क जो है ना वो कंडेंस कॉइल होके और प्रोमिनेंट होके क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम्स की ये शेप है जो हमने डिस्कस की थी कि ये दो क्रोमैटिड्स हैं जो कि एक सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ठीक है जी। अब क्रोमोसोम को अगर अंदर से देखा जाए तो क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। प्रोटीन सिर्फ एक स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। असल जो मॉलिक्यूल जो क्रोमोसोम के काम में इंपॉर्टेंट है, विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटी, इट इज डीएनए। ठीक है जी। और डीएनए एक बहुत लंबा थ्रेड होता है, इतना लंबा थ्रेड होता है कि एक सेल के सारे क्रोमोसोम्स के डीएनए को अगर सीधा करके रखा जाए तो उसकी एक सेल के डीएनए की लेंथ हमारी बॉडी के अंदर है तकरीबन 1 मीटर और हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो वो ट्रिलियंस ऑफ मीटर बन जाता है। यानी हमारी पूरी बॉडी के डीएनए की लेंथ निकाली जाए तो सोलर सिस्टम से भी बाहर डीएनए चला जाए अगर हम इसको एक्सटेंड कर सकें। ठीक है जी। लेकिन वो कॉइल्ड और रिकॉइल्ड और फर्दर कॉइल्ड। अच्छा, डीएनए के एक खास हिस्से को कहते हैं जीन। ये भी बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा याद रखें कि अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अच्छा, डीएनए बना हुआ किसका है? हर चीज, जैसे हमने बॉडी की बात की, बॉडी सेल्स के बने होते हैं की बनी होती है, इसी तरह हर मॉलिक्यूल किसी ना किसी चीज का बना होता है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो किस चीज का बना हुआ है? वो बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का। ये है एक न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं, फॉस्फेट, शुगर, इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर या पेंटोज शुगर या 5 कार्बन शुगर कुछ भी कहें, आप याद रखने के लिए सिर्फ इसको शुगर भी याद रख लें तो ठीक है। फॉस्फेट, शुगर और तीसरी चीज क्या है? नाइट्रोजनस बेस। 3 ईंटें मिलती हैं तो एक ईंट बनती है। ये ईंट किसका यूनिट है? डीएनए का यूनिट। The DNA is made up of its unit called nucleotides. Each nucleotide is made up of phosphate, sugar and nitrogenous base. अब जो ईंटें हैं सब में फॉस्फेट एक जैसा है, शुगर एक जैसा है, फर्क किस में है? नाइट्रोजनस बेस में। There are 4 types of nitrogenous bases. 2 जो है वो जरा बड़ी होती हैं ईंटें, इनको प्यूरीन कहते हैं। ठीक है। बहरहाल इनके आपने सिर्फ नाम मेनली याद करने, ग्वानिन एंड एडेनिन। ठीक है जी। डबल रिंग जो बड़ी वाली हैं वो कहते हैं ग्वानिन, जी इज फॉर ग्वानिन, ए इज फॉर एडेनिन। ये क्या है? ब्लू से क्या बना हुआ है? हाँ जी, ये 5 कोने वाली इस चीज को पहचाने ना, पेंटागन जो शेप है, ये इस डीएनए में जब भी पेंटागन शेप आएगी तो वो शुगर होगा। और फॉस्फेट को कहीं एक रिंग से शो किया होता है, कहीं 3 रिंग से, दो सारी बातें ठीक है। ठीक है। ये सर्कल सर्कल से अमूमन फॉस्फेट को शो किया जाता है और नाइट्रोजनस बेस को की जो शेप है एक्चुअली वो 4 तरह की, इसलिए आप अगर आपकी बुक में जो बना है वो भी स्ट्रक्चर ठीक है, आपको ये आसान लगता है आप ये बनाएं, ये भी ठीक है। और ये बात मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, ये ड्रॉ करने के लिहाज से नहीं, समझने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए में मौजूद हैं। 2 बड़े हैं डबल रिंग वाले, ग्वानिन और एडेनिन, और 2 छोटे हैं सिंगल रिंग वाले, थाइमीन एंड साइटोसिन। फिर इनके नाम बोले मेरे साथ, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन। ठीक है जी। अच्छा, अब यही चीजें, ये ईंटें मिलके बनाएंगी डीएनए। कैसे बनाएंगी कि जो शुगर और फॉस्फेट के डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कह सकते हैं कि एक लैडर, ऐसी सीढ़ी आपने देखी होगी, चढ़े होंगे बचपन में जरूर। ठीक है जी। ऐसी सीढ़ी की तरह ही तकरीबन डीएनए का स्ट्रक्चर है। कैसे है कि जो शुगर और फॉस्फेट है वो उसका बैकबोन बना रहा है। बैकबोन ये हमारी बैकबोन बॉडी के बीच में होती है, इस मॉलिक्यूल यानी ये जो लैडर अगर हम देखें तो इसकी बैकबोन दोनों साइडों पे, यानी ये जो साइडों पे स्ट्रक्चर है अपराइट स्ट्रक्चर। अपराइट किसको कहते हैं? सीधी चीज, सीधी लंबी ऊपर जो चीज जा रही। अपराइट पार्ट जो है वो किस चीज का बना हुआ है? फॉस्फेट और शुगर का। अभी हम अगली डायग्राम में देखेंगे, ज्यादा क्लियर नजर आएगा कि कैसे फॉस्फेट शुगर, ये चलें साथ ही देख लेते हैं। ये देखिए लैडर है, लैडर में ये शुगर है, डीऑक्सीराइबोज भी लिखा हो तो उसका नाम शुगर है, आप एक ही नाम याद है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि शुगर ही हर एक से दोस्ती करता है। ये शुगर है, ऊपर इसका ये देखें,
ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, और इधर इसका बेस है। शुगर के 3 हाथ हैं, 3 जोड़ बनाए हुए, 3 बॉन्ड है इसके, एक ऊपर वाले फॉस्फेट के साथ, एक नीचे वाले फॉस्फेट के साथ, और एक नाइट्रोजनस बेस के साथ। ठीक है जी। तो लेडर जो है इसका अपराइट पार्ट शुगर फॉस्फेट का बना हुआ है, और रंग्स इन स्टेप को कहते हैं, ये रंग्स किसके हैं? 4 बेसिस के। अब 4 बेसिस जो अभी हमने यहाँ पीछे डिस्कस किए थे, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, हमेशा एक बड़ा मॉलिक्यूल एक छोटे मॉलिक्यूल से दोस्ती करता है। कैसे दोस्ती करता है? हमेशा एडेनिन की दोस्ती होती है थाइमिन से, और गुआनिन की दोस्ती होती है साइटोसिन से। ठीक है जी। अब हम अगली डायग्राम में, और फिर अभी हम ट्विस्टिंग की बाद में बात करते हैं। यहाँ पे इस बात को समझें, देखें, ये अपराइट स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये आपकी बुक में भी इससे मिलती जुलती डायग्राम बनी, ये सिर्फ समझने के लिए आप करें। इस तरह की डायग्राम जो आपकी बुक में बनी हुई वो आप बनाने के लिहाज से करें कि आपने पेपर में वो बनानी। ये डायग्राम मुश्किल है, ये सिर्फ आप समझने के लिहाज से अगर बना लें, मतलब समझें तो ज्यादा जरूरी है। जो बना सकते हैं वेरी गुड, जो नहीं बना सकते वो कम से कम इसको समझ लें अच्छी तरह। देखिए, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये क्या बन गया? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और अंदर की तरफ, अच्छा इधर भी दूसरी साइड पे देखिए, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, 2 बैकबोन हो गई दोनों साइडों पे, अपराइट पार्ट ऑफ द लेडर ये। ठीक है जी। हर डायग्राम में यही बात, कई डायग्राम से मैं आपको शो करूंगी क्योंकि ये मुश्किल कंसेप्ट है, इसको जरा मुश्किल से जोर लगा के सोचना समझना पड़ता है। अच्छा, बीच में क्या है? रंग्स किसको कहते हैं? सीढ़ी के वो स्टेप्स जिनके ऊपर पांव रखते हैं, हाथ से पकड़ते हैं। रंग्स किसके बने हुए हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के। हमेशा सी जी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा। इनकी दोस्ती ऐसी, इनकी शेप ही ऐसी है, देखें शेप को इस तरह शो की, शेप ही इनकी ऐसी है कि कभी भी ए किसी और के साथ नहीं दोस्ती करेगा, सी के साथ भी नहीं करेगा, जी के साथ भी नहीं, उसका एक ही दोस्त है टी। जी कभी भी किसी और के साथ दोस्ती नहीं करेगा, सिर्फ सी के साथ करेगा। अच्छा, और दूसरी बात क्या, कि हमेशा एडेनिन जो है वो जब थाइमिन के साथ, ए जब टी के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच में 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। आपने बॉन्ड्स पढ़े हुए हैं 7th क्लास में, जनरल साइंस में। ये बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं एक्चुअली, जो लाइन से, ब्लू लाइन से शो हैं, दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स। एक और तरह के बॉन्ड होते हैं जो कोवलेंट के आयोनिक नहीं होते, वो वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड्स की भी कई टाइप्स हैं, जिसमें एक होती है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को डायग्राम में डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, इसलिए 2 डॉटेड लाइन किसके दरमियान है? एडेनिन और थाइमिन के दरमियान। 3 डॉटेड लाइंस किसके दरमियान में है? साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान। 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिंक साइटोसिन एंड गुआनिन, 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिंक एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर बन गया लेटर लाइक, ये ट्विस्ट हो गया, इसको घुमा लिया। आपकी बुक में एक अच्छी सी डायग्राम बनी जिसमें एरोज से शो किया है कि ऊपर नीचे से अगर हम इसको, एक को इस तरफ मोड़ दें, दूसरे को इस तरफ मोड़ दें। कभी आपने दुपट्टे को अगर चुनरी करने के लिए मोड़ा हो कि एक बंदा एक तरफ घुमाता है, दूसरा बंदा दूसरी तरफ, तो कुछ इस तरह की चीज बन जाती है। ठीक है, इसको हेलिकल शेप कहते हैं, स्प्रिंग तरह की चीज बन जाती है। ये जो स्प्रिंग है इसको हम कई डायग्राम से समझेंगे। स्प्रिंग को देखें, ये स्प्रिंग जो है ये एक लेडर है, ट्विस्टेड लेडर। ये लेडर का एक हिस्सा देखें, इसमें क्या है? ये जो बैकबोन है ये शुगर बड़ा मॉलिक्यूल है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है। लाइट पर्पल से जो शो किया है वो शुगर है, डार्क पर्पल से जो शो किया है वो फॉस्फेट है। अच्छा, जी सी के साथ बॉन्डेड है, जी बड़ा है और सी छोटा है, और इसके बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ए बड़ा है और टी छोटा है, और इसके बीच में 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी। ये डायग्राम समझ में आ रही है आपको कि ये ट्विस्टेड लेडर है, इट्स इसको कहते हैं हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे स्प्रिंग होता है उसको कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग, और ये क्या स्ट्रक्चर है? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यही चीज देखें, ये डबल हेलिकल स्प्रिंग है, इसको अगर खोल के देखें तो ये यूं है। ये इसका जो बैकबोन है दोनों साइडों पे जो रिबन की तरह जा रहा है, ये क्या है? ये है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। और बीच में क्या है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस ने क्या बनाए हैं? रंग्स। ये लेडर है, ये लेडर के अपराइट पार्ट हैं, और रंग्स जो हैं वो ए टी, ए और टी का बॉन्ड है, उनके बीच में 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी और जी का बॉन्ड है, उनके बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और एक बात और है, अगर जिनको समझ आ जाती है तो वो ठीक है, कि ये जो 2 धागे, एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, और ये बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है,
दो लंबे धागे, एक लंबा धागा ये है, दूसरा लंबा धागा ये। अच्छा, इसका मॉलिक्यूल के सिरे भी होते हैं, इस सिरे को कहते हैं 5 प्राइम एंड, इस सिरे को कहते हैं 3 प्राइम एंड। ऑपोजिट जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ऑपोजिट जा रहा है। देखें यहाँ शुगर की शेप देखें कैसे बनी हुई है पेंटागन की, यहाँ कैसे बनी हुई है, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल की डायरेक्शन ये है, इस तरह जा रहा है ये मॉलिक्यूल, और ये जो मॉलिक्यूल का स्ट्रैंड है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड ऊपर है, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड्स which are bonded together with the help of weak hydrogen bond। ये बात आपने weak hydrogen bond अच्छी समझनी है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन आपको तभी समझ आएगी नेक्स्ट चैप्टर में जब आप ये समझ लेंगे। ठीक है जी, ये देखें ये वही चीज है, वही डायग्राम, लेकिन यहाँ पे क्या क्लियर नजर आया, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड इस साइड पे उलट है 3 प्राइम एंड, यानी ये मॉलिक्यूल 5 प्राइम से शुरू होता है, हर मॉलिक्यूल जो डीएनए का 5 प्राइम से शुरू होता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम यूं जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है मॉलिक्यूल, और ये इस तरह जा रहा है 5 प्राइम टू 3। Anti-parallel double helical structure in which the sugar phosphate backbone is forming the upright part of the ladder and nitrogenous bases are making the rungs of the ladder। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं हेरिडिटी की तरफ। हेरिडिटी क्या है? इट इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है जी, जैसे ये देख लें, ये मामा कैट है और ये इनके बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे किटन्स। अब कुछ तो मिल रहे हैं बिल्कुल, ये कौन सबसे ज्यादा मिल रहा है? वैसे मुझे लग रहा है ये वाला किटन सबसे ज्यादा अपनी मामा से मिल रहा है, लेकिन सभी मिल रहे हैं, है ना? और डिफरेंस भी है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है अपनी मामा से, ये काफी डिफरेंट लग रहा है क्योंकि इसके पैचेस डिफरेंट हैं, इसके सर के पैचेस नहीं डिफरेंट लेकिन बॉडी के पैचेस मामा से डिफरेंट, इसका कलर डिफरेंट है लेकिन जो पैचेस की अरेंजमेंट है वो नहीं है, तो इस लिहाज से वो अपनी मामा से मिल रहा है। ठीक है ना? आप जैसे अपनी फैमिली में देखें, आप सारे बहन भाई आपस में भी मिलते जुलते हैं और मुख्तलिफ भी हैं, आप अपने पेरेंट्स से भी मिलते हैं और उनसे मुख्तलिफ भी हैं। ठीक है ना? इसी तरह आप कुछ कुछ आदतें, कुछ शक्ल, कुछ चीज़ें आपकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ आप दादा दादी से, कुछ नाना नानी से, कुछ मामू खाला से, कुछ फुफो चाचू से। ये आपके ब्लड रिलेटिव्स जो है ना, एक्चुअली इनसे आप अपने जीन्स शेयर करते हैं, हेरिडिटी शेयर करते हैं। साइंस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स, जो कि कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक जीन्स है। जीन क्या है? अ सिंगल जीन इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए। अब हम जरा वापस जाएंगे, ये इधर हमने कहा था कि डीएनए एक लंबा धागा है, हमारी बॉडी में हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के बहुत लंबे डीएनए है, एक क्रोमोसोम के ऊपर हो सकता है हजारों जीन्स हो। जीन क्या है? डीएनए का एक थोड़ा सा हिस्सा, ये एक जीन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझे एक जीन है, तो हो सकता है दूसरा जीन यहाँ से यहाँ तक हो, तीसरा जीन यहाँ से यहाँ तक हो। सो लाइक बीड्स, each chromosome has thousands of genes arranged like beads in a string। जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं ना, कि तस्बीह के दानों के, उसी तरह डीएनए समझे एक लंबा धागा है और उसमें जो थोड़े थोड़े हिस्से हैं उसका जो शॉर्ट लेंथ है वो जीन है। ठीक है जी, ये क्रोमोसोम्स है और इनको डिफरेंट कलर से, ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स है। अच्छा, आपकी बुक में यही दो डायग्राम्स दी हुई हैं, ये थोड़ी सी अब डिफरेंट मैंने चूज इसलिए की कि हर चीज को मुख्तलिफ एंगल से देखें। जैसे डीएनए अभी हमने 4-5 डायग्राम से देखा, तो अल्लाह करे कि आपको अच्छा समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, काइंडली इस वीडियो को दोबारा चला के देखें, 30 दफा चला के देखें, या रिलेटेड वीडियोस डीएनए स्ट्रक्चर की सर्च करके देखें, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा समझ में आ जाएगा। बहरहाल, अब ये इसको, ये जो है ये ह्यूमंस के क्रोमोसोम है। वी हैव गॉट 46 क्रोमोसोम व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, पेयर 1 2 3 4। ये पेयर्स का कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? मियोसिस में, कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो होमोलोगस पेयर के फॉर्म में। ये देखें, ये जैसे 8 है, इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये दोनों एक जैसे साइज और शेप के हैं। फर्क क्या होता है इनमें? आइडेंटिकल नहीं होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, कि इसके ऊपर जो जीन्स है जरूरी नहीं कि उसके ऊपर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही जीन्स। ठीक है जी, सो जीन्स जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं, और ये जैसे आपको इसके ऊपर स्टेनिंग नजर आ रही है कि डिफरेंट रीजन्स को कलर कर रही है डिफरेंट। ठीक है ना? तो उससे एक आइडिया आ रहा है कि हो सकता है एक जीन यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, फिर अगला जीन यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, फिर उससे अगला जीन यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है। ठीक है जी, इस तरह। अच्छा, अब जो क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है, तो सबसे बड़े क्रोमोसोम को नंबर 1 कहा जाता है और सबसे छोटे को 21 सबसे छोटा है वैसे ऑलमोस्ट। और ये जो क्रोमोसोम्स हमारे कितने? 46 chromosomes। Humans have got 46 chromosomes and they are in 23 pairs। और
ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है जिसको जेनेटिक्स में बहुत की स्टडी में बहुत यूज किया गया क्योंकि इसके क्रोमोसोम्स कम है, इसको समझना आसान था। इसमें टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 पेयर्स। ठीक है जी। इसकी आपके एक कुछ बहुत ही छोटी है, देखिए ये सबसे छोटा क्रोमोसोम और कुछ बड़े हैं, दीज आर लार्ज क्रोमोसोम। ठीक है जी। इनहेरिटेंस आप आसानी से, या हेरिडिटी आप किससे समझ सकते हैं? दो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद हैं, आसानी से जिनको देखा जा सकता है। तो ह्यूमन आई कलर है, आई शेप के अलहदा जीन्स हैं, कलर के अलहदा जीन्स हैं, आपकी आईब्रोज कैसी होंगी, आपकी आईलिड्स कैसी होंगी, आपके आई लैशेस कैसे होंगे, आई बॉल का साइज कैसा होगा, वगैरह हर चीज के अलग अलग जीन्स है जो उसको कंट्रोल करें। ये अभी हम यहाँ पे लेकिन बात कर रहे हैं आई कलर की। ये देखिए, ये ब्लैक, ये ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये हेजल, ये ब्लू, ये ग्रे, ये ग्रीन। ठीक है जी। सबसे कॉमन मेरे ख्याल में जो आई कलर है वो डार्क ब्राउन है, और लीस्ट कॉमन जो है ना डार्क, बिल्कुल सही ब्लैक, एग्जैक्ट ब्लैक भी बहुत कम होता है, या है ही नहीं एक्चुअली। इसमें भी देखिए अंदर वाला ये जो इसको प्यूपिल कहते हैं ना, ये वाला ब्लैक जो पार्ट होता है, आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आइरिस का कलर होता है जो नजर आता है। ये जो कलर पार्ट है दिस इज आइरिस, और जो बीच में एक विंडो होती है, एक्चुअली ये जगह खाली होती है अंदर, क्योंकि आंख के अंदर अंधेरा है इसलिए वो ब्लैक नजर आता है, ये प्यूपिल। इसमें भी देखिए जो ब्लैक है उसमें भी प्यूपिल नजर आ रहा है। ठीक है। और ग्रीन कलर सबसे कम है वैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में। अच्छा, ईयर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी बुक में बड़ी खतरनाक सी डायग्राम बनी हुई है जिसके बड़े पार्ट्स, लेकिन आपने बात जो असल समझने वाली है ईयर की, वो ये कि ईयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम फॉरन से जैसे हम आई कलर को फॉरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी तरह हम ईयर के भी एक कैरेक्टर को आसानी से फॉरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज फ्री एंड अटैच ईयर लोब। देखिए फ्री ईयर लोब ऐसा होता है जो ये वाला हिस्सा जो नरम वाला होता है ना, जहाँ कान में लड़कियां सुराख करवा के और बाली वगैरह पहनती हैं। ठीक है। अब सॉरी कि मेरा ये आइडिया कि ये लड़कियों को ही पहनना चाहिए, अल्लाह ने हमें जैसा बनाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और लड़के लड़कों वाले काम करें और लड़कियां लड़कियों वाले काम करें, तो ये हमारे हर चीज के लिए अच्छा है। इसकी समझ हमें कम है, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म होता है ना असल में बेटा, वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमें समझ नहीं आती। तो बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जी लड़कों ने भी ईयर पियर्सिंग कराई हुई है, या पियर्सिंग्स तो अस्तगफुरुल्लाह, वैसे इंटरनेशनली देखें तो जुबान पे, आंखों पे, होंठों पे इतनी बुरी बुरी पियर्सिंग्स, अल्लाह ने इस चीज को नहीं अलाउ किया। मतलब ये इवन ईयर पियर्सिंग भी बहुत ज्यादा कराना, देखिए कितना पेनफुल होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब एक चीज को लिमिट में, हर चीज वैसे ना म्याना रवि में अच्छी लगती है। तो ये जिस ईयर पोर्शन, ये जो नरम पोर्शन होता है, ढीला सा जो होता है, ये ईयर लोब कहलाता है। ईयर लोब जो है वो फ्री भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इस लिहाज से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है अटैच ईयर लोब। आप अपने अपने कान देखें, आपके अटैच हैं कि फ्री हैं, और अपने घर वालों के देखें, अपने फ्रेंड्स के नोट करें। वैसे तो स्कूल खुला हो तो इसके टेबल बनाए जा सकते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनके पूरी क्लास में से अटैच ईयर लोब हैं, कितने हैं जिनका फ्री ईयर लोब है। इस तरह आई कलर का टेबल बनाया जा सकता है, कितने बच्चों की ब्लैक आईज हैं, कितनों की ब्राउन है, कितनों की ब्लू है, कितनों की ग्रे है, कितनों की हेजल है, कितनों की ग्रीन है। तो इसके जरिए हम स्टडी कर सकते हैं। और फिर अपनी फैमिलीज में भी इस तरह स्टडी करें कि आपके पेरेंट्स का आई कलर क्या है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का आई कलर क्या है, आपका आई कलर क्या है, आपके बहन भाइयों का आई कलर क्या है, आपका ईयर लोब्स कैसे हैं, आपके बहन भाइयों के कैसे हैं, आपके पेरेंट्स के कैसे हैं। तो इसके जरिए आप हेरिडिटी को और इनहेरिटेंस को ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इन एग्जाम्पल्स के जरिए समझ सकते हैं।